गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वैल्यू एजुकेशन। सो आज हम बात करेंगे MPSE 001 यानी कि भारत के विश्व दृष्टिकोण का विकास। इसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे कि जो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा हमारा, ताकि आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके और आप जो है अपना गोल अचीव कर सको। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो इसमें प्रस्तावना क्या रहेगी इसकी, और परंपरागत मूल्यों के स्रोत और विषय दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्यों एवं विषयों की प्रकृति के बारे में। इस तरह से हम इसके मतलब जितने भी टॉपिक्स है इसके अंदर उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले प्रस्तावना की बात करते हैं, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि मतलब हमें विश्लेषण करना है। किस बात का विश्लेषण करना है कि भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं दार्शनिक परंपरा तथा स्वतंत्रता आंदोलन के आदर्शों ने स्वतंत्रता पश्चात इसके विश्व दृष्टिकोण के विकास में किस प्रकार योगदान किया। किसी भी राष्ट्र के विश्व दृष्टिकोण जो कि किसी सामाजिक क्रिया के रूप में हो और उसके निर्माता जो उस सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के अंश हो जहाँ वे क्रियाशील है, उन परंपराओं तथा मूल्यों, विशेष तौर पर वे जो कई युगों से संचारित होते आए हैं, के महत्व का खंडन नहीं किया जा सकता है। भारत के संदर्भ में यह तर्कसंगत है क्योंकि यह एक प्राचीन सभ्यता स्थल है जहाँ कई महान संस्कृतियों का मिलन होता है। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो स्वतंत्रता संग्राम या स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर जिन लोगों ने भाग लिया था, जिन लोगों का योगदान रहा है, उसको आप भुला नहीं सकते। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने अपने प्रारंभिक दिनों में भारतीय विश्व दृष्टिकोण का निर्माण किया। जैसे कि आपको पता ही है, जब भारत आज़ाद हुआ था तो 1947 में, तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उसके रूप में श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने शपथ ली थी, जिन्होंने जो शुरुआती जो उनके दिन थे उसने भारतीय विश्व दृष्टिकोण मतलब भारत को विश्व में एक दृष्टिकोण का निर्माण किया था, यानी कि भारतीय विश्व दृष्टिकोण का निर्माण किया था। उसके मतलब उसके अनुसार भारत के विश्व दृष्टिकोण के दो पक्ष हैं, शांति का रचनात्मक पक्ष और जो दूसरा है वो है राष्ट्रों के बीच अधिकतम सहयोग। मतलब जो पहला उसने अपना पॉइंट रखा था कि जो वो शांति की तरफ रहेंगे और राष्ट्रों के बीच अधिकतम सहयोग देंगे, मतलब सहयोग की और शांति की बात वहाँ पर की गई थी। यह भारतीय विदेश नीति के निर्माण में पुरातन चिंतन पर आधारित है। जैसे कि आपको पता ही है कि भारतीय विदेश नीति के निर्माण के ऊपर ये मतलब कि पुरातन चिंतन पर आधारित है। अतः उन सामाजिक मान्य पारंपरिक मूल्यों का वर्णन आवश्यक है जो विभिन्न चिंतकों के लेखन से अभिव्यक्त होता है अथवा प्राचीन संस्थाओं और प्रथाओं में सम्मिलित है, भले ही इन भारतीय आदर्शों तथा उद्देश्यों में त्रुटि या कोई कमी हो। उसके बाद हम बात करते हैं परंपरागत मूल्यों के स्रोत की। जो परंपरागत मूल्य है उनके स्रोत क्या क्या है, जैसे कि वेद जैसे धर्म ग्रंथ भारत के प्राचीन मूल्यों का मुख्य स्रोत है। इनके अलावा मनु, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ऋषियों द्वारा रचित ग्रंथ, धर्मशास्त्र, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, महाकाव्य, रामायण एवं महाभारत, पुराण, दंत कथाएं, प्रसिद्ध राष्ट्रीय घटनाओं का इतिहास एवं धर्म ग्रंथ तथा उपासना की पुस्तकें आदि स्रोत है। जैसे कि अगर आपसे पूछे परंपरागत मूल्यों के स्रोत, तो सबसे पहले आपको परंपरागत का अर्थ पता होना चाहिए कि इसका अर्थ क्या है। अगर आप इसको सिंपल भाषा में समझेंगे तो मतलब जो चीज़ें हमें पुराने समय से बताई जा रही है कि ये चीज़ें, ये रामायण के बारे में बताया जा रहा है, महाभारत के बारे में बताया जा रहा है, मतलब जो एक परंपरा के तौर पर हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, यानी कि हमारे दादा ने हमारे पापा को सिखाया, पापा ने हमें सिखाया और हम आगे चलकर उनके अपने बच्चों को बताएंगे। तो ये सब चीज़ें क्या परंपरागत चीज़ें हैं। सामाजिक मूल्यों में जन शिक्षा के माध्यम के रूप में ये महाकाव्य धर्म ग्रंथों तथा विधि ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है जितने भी ये महाकाव्य धर्म ग्रंथ है और ये जो है वो विधि ग्रंथों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनका ज्ञान कुछ लोगों तक ही सीमित है। जैसे कि आपको पता है कि उस समय में ये जो ज्ञान था धर्मशास्त्रों का या पढ़ाई का ज्ञान था, वो वर्ण व्यवस्था में सिमट कर रह गया था और वो कुछ ही लोगों तक सीमित रह गया था जो ज्ञान था। उपयुक्त मूल्यों के परंपरागत स्रोत आध्यात्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन जैसे मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को छूते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में भारतीय मानव क्रियाओं को शक्ति से विभाजित नहीं किया गया था। द्वितीय, इन परंपरागत मूल्यों में कई बदलाव आए। इस बदलाव का कारण इस्लाम एवं पश्चिमी संस्कृति का प्रभाव
विवेकानंद, टैगोर, तिलक, अरविंद, गांधी एवं नेहरू जी जैसे आधुनिक भारत के चिंतक जो काफ़ी हद तक प्राचीन भारतीय चिंतन से प्रभावित थे तथा जिसने स्वतंत्र भारत के स्वरूप के निर्माण में उनके चिंतन को प्रभावित किया। विश्व दृष्टिकोण के विकास में परंपरागत मूल्यों एवं विषयों की प्रकृति के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि विश्व दृष्टिकोण के विकास में जो भारतीय परंपरागत मूल्य है वे 5 पक्षों का योगदान रहा है। जो पक्ष रहे हैं वो है मध्यम वर्ग का महत्व, सहिष्णुता, आदर्शवाद, यथार्थवादी परंपरा और साम्राज्यवादी परंपरा की अनुपस्थिति तथा नकारात्मक सत्यों पर सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति। मध्यम मार्ग का महत्व अगर हम जानें तो मध्यम मार्ग का महत्व है कि भारतीय संस्कृति एवं परंपरा की मुख्य विशेषता है। जैसे संस्कृत की कहावत है, अति सर्वत्र वर्जायेत, अर्थात सदैव अति से दूर रहे। यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि हमेशा जो अति होती है किसी चीज़ की भी या किसी चीज़ की भी लत लग जाती है तो वो चीज़ें बहुत ख़राब होती है। जैसे कि अगर आपको शराब की लत लग गई और आपको मदिरा पान करने की अति हो गई है, मतलब एक चीज़ होती है, या फिर आपको ज़्यादा बात करने की अति हो गई है। अति किसी भी चीज़ की हो सकती है, उसमें आप मतलब इस चीज़ से हमें बचना चाहिए जिससे कि अति से हम दूर रहें। यह कहावत असीमता, अतिवाद एवं चरमता की सोच के प्रति भारतीय दर्शन की घृणा को दर्शाती है और भारतीय संस्कृति में एक सूत्र की तरह चला आ रहा है। भारत द्वारा मध्यम मार्ग का महत्व उसके लक्ष्यों के संश्लेषण जैसे धर्म की अगर हम बात करें तो उसमें कर्तव्य है, जैसे सामाजिक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, आध्यात्मिक कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है। अर्थ यानी कि लक्ष्य होते हैं मध्यम मार्ग के, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है? धर्म। फिर उसके बाद होता है अर्थ यानी कि धन संचय करना। उसके बाद होता है काम यानी कि इंद्रिय संबंधी जो सुख होते हैं उसको काम बोलते हैं, यानी कि काम सुख। और लास्ट जो रहता है हमारा मोक्ष, यानी कि आपने धर्म के पालन करके धन इकट्ठा किया और जो काम सुख था वो प्राप्त किया और मोक्ष की प्राप्ति आपको हो गई। सो धर्म और मोक्ष को ज़्यादा महत्व दिया गया है। जैसे कि आपको पता है कि धर्म और मोक्ष को यहाँ पर ज़्यादा महत्व इसलिए दिया गया था क्योंकि अगर आप धर्म के रास्ते पर चलोगे तो आपको मोक्ष की जो है वो प्राप्ति होगी, परंतु अर्थ और काम को भी उपेक्षित नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि अर्थ और काम को भी मतलब काम की उपेक्षा की गई है या उसको कम आंका गया है, उसका भी बराबर दर्जा रहा है। उदाहरण के तौर पर वात्स्यायन के कामसूत्र, खजुराहो की मूर्तियों एवं कहावत सर्वगुण कंचन मत्स्रिय अंति, मतलब क्या है कि सभी सद्गुण स्वर्ण में है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जितने भी सभी सद्गुण हैं वो स्वर्ण में है। अतः भगवत गीता सभी इच्छाओं की दिव्य स्वीकृति का उल्लेख करती है जो कि नैतिक व्यवस्था और नैतिक संहिता का उल्लंघन नहीं करती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस बात में मतभेद हो सकता है कि भारतीय इन आदर्शों को कितने व्यवहार में ला पाए और जीवन को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, धार्मिक व्यवस्थित अवस्था में पहुंचा पाए जहां दोनों लोगों, इसलोक और परलोक, जैसे कि आपको पता है अगर मोक्ष की बातें की जाती है तो वहाँ पर परलोक को भी मतलब वर्तमान लोक से जोड़ दिया जाता है। नहीं, वर्तमान लोक जो हमारा वर्तमान अभी चल रहा है जिसमें हम अभी कार्य कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, उस लोक के बारे में, और उसको अगर परलोक से जोड़ दिया जाए मतलब जहाँ पे परमात्मा की बातें हो वो, और उसमें जाके मतलब अगर आप धार्मिक धर्म से काम कर रहे हो तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा और वहाँ पर जाकर के आप आराम करेंगे। लेकिन भारतीय संस्कृति की इन सह क्रियाशील प्रेरणाओं का खंडन नहीं किया जा सकता है। माइकल ब्रिचर के अनुसार भारतीय दार्शनिक परंपरा का केंद्रीय सार महात्मा बुद्ध के समय से चला आ रहा है जो अतिवाद एवं चरमपंथी मार्ग को अस्वीकार करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जी थे, वो अतिवाद और चरमपंथी मार्ग को अस्वीकार करते थे। वो अति को बोलते थे कि अति को त्याग देना चाहिए, अति करनी ही नहीं चाहिए किसी भी चीज़ की। इसके विपरीत यह दार्शनिक सापेक्षता, बौद्धिक उदारता, अच्छाई एवं बुराई के सहअस्तित्व पर बल देता है। संक्षेप में यह समझौते का मध्यम मार्ग का सिद्धांत विरोधों से सहिष्णुता की बात करता है। नेहरू ने कहा है, भारत ने विभिन्न धर्मों को अपनाया और उसमें सामंजस्य स्थापित किया, यहाँ तक कि भूत में विज्ञान और धर्म के बीच विरोध में भी शायद यह हमारी नीति थी कि विभिन्न विरोधी विचारधाराओं में सामंजस्य स्थापित करें। सामंजस्य मतलब आप एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें जो आपके हिसाब से सही है, कुछ चीज़ें जो आपके हिसाब से सही नहीं है उनको छोड़ देना, जो आपके हिसाब से सही है उन चीज़ों को अपने साथ लेकर के चलना।
और इस प्रकार की सांस्कृतिक दार्शनिक परंपरा के कारण भारत ने शीत युद्ध के दौरान दो प्रतिद्वंदी अंतर्राष्ट्रीय विचारधाराओं, पश्चिम का उदारवादी प्रजातंत्र और सोवियत समतावाद के बीच का मार्ग अपनाया। जैसे कि आपको पता है कि जो पश्चिम देश थे उन्होंने उदारवादी प्रजातंत्र को अपनाया, और जो सोवियत देश थे उन्होंने अपने मतलब समाजवादी जो भी है उसको अपनाया। तो उन्होंने, भारत ने क्या किया कि उसके बीच का मार्ग अपनाया, ना वो पश्चिम उदारवादी प्रजातंत्र की तरफ गए, ना वो सोवियत समतावाद की तरफ गए। उन्होंने बोला कि हम बीच में रहेंगे, हम ना इस प्रजातंत्र उदारवादी प्रजातंत्र को फेवर करते हैं, ना हम सोवियत समतावाद को फेवर करते हैं। व्यक्ति की गरिमा एवं नागरिक स्वतंत्रता का सम्मान, लोकतांत्रिक राजनीतिक संस्थाएं, कानून का शासन, आधुनिक तकनीकी आदि मूल्यों के क्षेत्र में पश्चिम और भारत के बीच समानता है। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जो कानून की समानता है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है और हमारा संविधान भी है, कानून का शासन है, हमारे यहाँ पर भी मतलब कानून का शासन है और अमेरिका में भी कानून का शासन है। और जो आधुनिक तकनीक है, जो आपको पता ही है कि जो मॉडर्न टेक्निक है उस पर आज भारत काम कर रहा है, और जो पश्चिम पहले कर चुके हैं, तो उन बीचों में समानता पाई जाती है। इसी तरह सोवियत वितरण न्याय, उसकी उपनिवेशवाद एवं नस्लवाद के प्रति नीति और उसकी एशियाई मनोवृत्ति को भारत महत्व देता था। इसलिए भारत ने किसी भी गुट का पक्ष लेने से इनकार किया और अपने आदर्शों तथा हितों के लिए दोनों से सहयोग करने का निर्णय लिया। सम्राट अशोक का स्मरण करते हुए नेहरू ने कहा, हम गुट की राजनीति जो कि एक दूसरे की विरोधी है से स्वयं को दूर रखते हैं। मतलब गुट की जैसे कि गुट बना करके किसी का अगर आप सहयोग करते हैं या किसी का विरोध करते हैं, तो इस तरह की राजनीति से जो नेहरू ने था उसने कहा कि हम इस तरह की राजनीति से दूर रहेंगे। इन प्रतिस्पर्धाओं, घृणा एवं आंतरिक द्वंद्व के बावजूद हम आपसी सहयोग और एक विश्व राष्ट्रमंडल की दिशा की ओर बढ़ रहे हैं। यह मैत्री का संदेश था जिसे भारत ने 1946 में दिया। मैत्री की इस नीति ने भारत को ऐसे विश्व में युक्ति चालन करने की स्वतंत्रता प्रदान की जो कि अपने विभाजनों में बटा हुआ था। यद्यपि कुछ आपत्तियों के बाद बड़ी शक्तियों ने भी कोरियाई, इंडो चाइना, स्वेज एवं अन्य संकटों में भारत की तटस्थता की नीति को लाभदायक स्वीकार किया। इस प्रकार भारत ने दोनों गुटों के बीच सेतु का काम किया। उसके बीच विचारधारा के संघर्ष में रूखेपन से ऐसे राष्ट्रों के समूह में विशिष्टता हासिल की जो सैन्य शक्ति एवं आर्थिक सामर्थ्य में इससे कहीं अधिक थे। उसके बाद बात करते हैं हम सहिष्णुता की। तो जैसे कि आपको पता है कि भारतीय दार्शनिक भाव को जो उपयुक्त लोग हमने पढ़ा है वो प्रदर्शित करता है, अतिवाद को अस्वीकार करता है, तर्क तथा विवेक की प्रथा पर विश्वास करता है और मत अंधता का विरोध करता है। जैसे कि प्राचीन भारतीय कहावतों के अनुसार वदे वदे जयते तत्व सिद्धि, अर्थात ज्ञान उदय की प्राप्ति वाद विवाद से ही होती है। यानी कि ये प्राचीन भारतीय कहावत है कि वदे वदे जयते तत्व सिद्धि, यानी कि जैसे आप ज्ञान उदय की प्राप्ति जो होती है वो ज्ञान उदय होता है, मतलब ज्ञान का उदय होता है, वो वाद विवाद से ही होता है। प्राचीन भारतीय परंपरा जो थी वो विवेक की सर्वोच्चता पर विश्वास करती थी। पर्जना विवेक एक महत्वपूर्ण धारणा है जो यह निर्देशित करता है कि कोई अपने जीवन के 3 लक्ष्यों धर्म, अर्थ एवं काम की प्राप्ति कैसे कर सकता है। उदाहरण के तौर पर महाभारत में धर्म को अनुभव एवं विवेक के आधार पर परखने की बात कहकर उसे तुलनात्मक बनाया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं कर्तव्य एवं विवेकपूर्ण प्रथा के लिए अमत अंधता का मार्ग भारतीय संस्कृति का केंद्र माना जाता है और यह सत्य पर एकाधिकार की मांग नहीं करता है। यही से सहिष्णुता का उदय होता है। सहिष्णुता का यह मार्ग इस बात में विश्वास करता है कि मानव मस्तिष्क जिसकी शक्ति और पहुंच सीमित है, सत्य की प्रकृति को उसकी पूर्णता में नहीं समझ सकता। अतः ऋग्वेद में कहा गया है एकम सदैव विप्रह बहुध वदंती, अर्थात विद्वान एक सत्य की विभिन्न तरीकों से व्याख्या करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक विद्वान है, उसको अगर आप सत्य की व्याख्या करने को बोलेंगे तो वो अपने तरीके से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी व्याख्या करेगा। अगर आप दूसरे विद्वान को बोलेंगे कि भाई सत्य की व्याख्या कीजिए तो वो अपने तरीके से सत्य की व्याख्या करेगा। लेकिन उपनिषद कहता है कि जिस प्रकार विभिन्न रंगों की गाय सफेद रंग का ही दूध देती है, उसी प्रकार विभिन्न मार्ग एक ही लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं।
जैसे कि आपको पता है, यहाँ पर एक उदाहरण भी दिया हुआ है। उपनिषद में कहा गया है कि जैसे अलग अलग रंग की गाय होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भूरे कलर की गाय है तो वो भूरे रंग का दूध देगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। वो अगर काले रंग की गाय है तो काला दूध देगी, ऐसा भी नहीं है। अगर भूरे रंग की गाय हो या काले रंग की गाय हो या मिक्स रंग की गाय हो, वो सब कैसा दूध देगी? वो सिर्फ वाइट मतलब सफ़ेद रंग का ही दूध देगी। उसी प्रकार विभिन्न मार्ग एक ही लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, सहिष्णुता का उल्लेख सिर्फ धर्म ग्रंथों में ही नहीं है, बल्कि यह एक सामाजिक सत्य भी है। यही कारण है कि जब पहले 47 ईस्वी में केरल पहुँचे तो वे न तो सताए गए और न ही वहाँ से भगाए गए। इसी प्रकार जब प्रथम यहूदी लोग 70 में केरल पहुँचे तो उनका स्वागत किया गया, उन्हें अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई। इसी तरह से इस्लाम के उदय के साथ पारसी अपना देश छोड़कर 7वीं सदी में भारत पहुँचे और उन्होंने अपना धर्म मानने एवं प्रचार करने की अनुमति दी गई। सम्राट अशोक के राज आदेश पात्र भी सहिष्णुता की बात करते हैं। यद्यपि कुछ मुसलमान शासकों के शासनकाल के दौरान धार्मिक उत्पीड़न के उदाहरण मिलते हैं, किंतु मुगल सम्राट अकबर के काल में सहिष्णुता स्पष्ट थी, जिसने विश्व सौहार्द यानी सुलह कुल की नीति को अपनाया था। मुसलमान कवि रहीम और हिंदू कवि तुलसीदास घनिष्ठ मित्र थे। सम्राट शाहजहाँ के वरिष्ठ पुत्र दारा शिकोह ने उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया। भारत में निरंतर जातीय एवं धार्मिक हिंसा यह बताती है कि आज की तुलना में पहले कहीं ज़्यादा सहिष्णुता थी। यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि सहिष्णुता भारतीय जनजीवन के लिए मूल आधार है। इन सब बातों से यह पता चलता है कि धर्मनिरपेक्षता को क्यों अपनाया गया और इसके इतने उत्क्रमण के बावजूद यह भारत में विद्यमान रही। तो जैसे कि आपको पता है कि पहले के समय में कुछ उत्पीड़न हुआ था, उसके उदाहरण मिलते हैं। कुछ मुस्लिम शासकों ने मतलब धार्मिक उत्पीड़न किया था, लेकिन जो मुगल सम्राट अकबर थे, उसके काल में जो सहिष्णुता थी वो स्पष्ट थी, यानी कि उसने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, उसने सभी धर्म को समान में रखा। और उसमें आपने एक चीज़ देखने को मिलेगी, जो कवि रहीम थे और हिंदू कवि तुलसीदास थे वो मित्र भी थे। तो वहाँ पर दिखाई देता है कि जो अभी जो मतलब आप देखते हो दंगे होते हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, वो आज के टाइम में ज़्यादा है, लेकिन पहले सहिष्णुता जो थी वो ज़्यादा थी, लोगों के बीच में प्यार प्रेम ज़्यादा था। विदेश संबंधों के क्षेत्र में भारत की सहिष्णुता की प्रथा ने उसे किसी भी गुट से संबंध न रखने को बाध्य किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किसी भी गुट के नज़रिए से नहीं देखने का निर्णय लिया। मतलब यहाँ पर सिर्फ शांति की बात की गई है और गुटों को मना किया गया है कि मतलब कोई गुट ना बनाए, और बाध्य किया गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को किसी भी गुट के नज़रिए से नहीं देखने का निर्णय लिया गया। भारत की सहिष्णुता एवं बहुलता के दृष्टिकोण ने उसे सहज ज्ञान से शीत युद्ध को देखने को प्रेरित किया, जिसकी विशेषता असहिष्णुता थी, तथा दोनों गुटों के इस दावे को अस्वीकार किया कि सत्य और सद्गुण पर उनका ही अधिकार है। भारत ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सभी देशों के साथ मैत्री के मार्ग को, जैसे कि आपको पता है कि भारत ने मतलब सहिष्णुता के मार्ग पर चल कर के सभी देशों से मित्रता के मार्ग को अपनाया। उसने किसी भी देश से मतलब दुश्मनी रखने का ऐसा विचार नहीं किया। यही कारण है कि जब 1950 में तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन फोस्टर डलेस तथा तत्कालीन उपराष्ट्रपति रिचर्ड एम निक्सन ने गुटनिरपेक्ष देशों के लिए असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, तब नेहरू ने उनसे आग्रह किया कि इस विचार विमर्श को न दबाए तथा नए देशों के विदेश संबंधी विचार विमर्शों में सहिष्णुता अपनाए। तो उन्होंने कहा कि मैं मिस्टर निक्सन और मिस्टर डलेस को, मतलब जो हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस समय, यानी कि श्री जवाहरलाल नेहरू, उसने आग्रह किया और कहा कि विचार विमर्श किया जाए। और उन्होंने कहा कि जो मिस्टर निक्सन है और मिस्टर डलेस है, उसको सुझाव दिया कि जो वह कह रहे हैं वह लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है, मतलब वह लोकतांत्रिक भावनाओं के विपरीत है। तो उसने आग्रह किया कि ऐसा न कहा जाए और जितने भी मत है सभी के प्रति सहिष्णुता दिखाई जाए। भारत द्वारा विवादों का हल
विचार विमर्श से निकालने के तरीके में ही सहिष्णुता की परंपरा की झलक मिलती है। स्थायी परिणाम भारतीय प्रथा का सार है तथा प्रयत्न यह करना चाहिए कि संघर्ष में लिप्त दो दलों को न्यूनतम क्षति पहुँचे। इसी प्रकार महात्मा गांधी ने भारतीय आंतरिक तनावों को सुलझाने की कोशिश की। महाभारत में आच्छादित वार्ता के सिद्धांत को आधुनिक काल में अपनाया। नेहरू ने इस प्रथा को कई अवसरों पर अनुमोदित किया। 12 जनवरी 1950 को रेडियो प्रसारण के में अपने भाषण के दौरान उन्होंने कहा, यदि हम शांति चाहते हैं तो हमें शांति की प्रवृत्ति का विकास करना होगा और उन लोगों को मित्र बनाना होगा जो हमें संदेह की दृष्टि से देखते हैं या जो सोचते हैं कि वे हमारे विरुद्ध हैं। मतलब यहाँ पर शांति की बात की गई जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और वो शांति किससे बनानी है, जो हमें मतलब दुश्मन की दृष्टि से देखते हैं या जो हमारे विरुद्ध है या जो हमारे ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। वार्ता का जो उपयुक्त मार्ग यानी कि भारत के चीन के साथ 1954 में पंचशील के समझौते में स्पष्ट उल्लेखित है। जो पंचशील समझौता हुआ था 1954 में चीन के साथ, उसमें उल्लेखित है। यह चीन के साथ 1959 के सीमा विवाद को कूटनीतिक वार्ता के द्वारा सुलझाने की बात करता है। यद्यपि 1959 में अत्यधिक बिगड़ गई थी और 1962 के संघर्ष के बाद मित्र देशों द्वारा प्रस्तावित कोलंबो प्रस्ताव को स्वीकार करना भारत का वार्ता के प्रति समर्थन दिखाता है। 2003 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीन यात्रा भारत चीन संबंधों में सुधार की दिशा में एक सच्चा प्रयास था, जो कि भारत की वार्ता की प्रथा का एक मार्ग है। समझौते का यह मार्ग 1949 में पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने की संधि में भी प्रतिबिंबित होता है। भारत द्वारा इस संधि का आने वाले वर्षों में निरंतर अनुमोदन करना, युद्ध विराम रेखा के आधार पर कश्मीर का विभाजन भारत पाक शांति के हित में था। इस नई दिल्ली द्वारा वर्तमान में पाकिस्तान के साथ शुरू की गई शांति की पहल इसी वार्ता के तरीके को दर्शाता है। उसके बाद बात करते हैं यथार्थवाद एवं आदर्शवाद की परंपरा के बारे में। प्रारंभ से ही अंतर्राज्यीय संबंधों के दो महत्वपूर्ण मार्ग रहे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, भारद्वाज के कार्यों में मनुस्मृति एवं पंचतंत्र के कुछ भाग में प्रत्यक्षवादी मार्ग का समर्थन किया गया है। यद्यपि इन यथार्थवादी चिंतकों के बीच साधनों के प्रयोग के सवाल पर मतभेद है, परंतु वे राज्य की सुरक्षा और युद्ध पर विश्वास करते हैं तथा यह न्यायसंगत मानते हैं कि जरूरत पड़ने पर सारे देश पर अधिकार करना चाहिए। इनका विश्वास है कि युद्ध को सिर्फ अंतिम आश्रय ही मानना चाहिए, और इसलिए नहीं कि युद्ध अनैतिक है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह महंगा और कष्टप्रद भी है। जैसे कि आपको पता है, जब युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि एक ही देश को हानि होती है, जो युद्ध करता है उसको भी हानि होती है, और मतलब जो भी देश युद्ध में हिस्सा लेते हैं उन सभी को हानि होती है, तो इससे क्या है कि ये कष्टप्रद भी है। कष्टप्रद कैसे है कि जो उसमें लोग मारे जाते हैं तो उनके परिवार को भी मतलब किसी न किसी तरह से क्षति उठानी पड़ती है, और जो इसकी विजय की संभावना है वो अनिश्चित होती है। किसकी विजय होगी आप नहीं कह सकते। पंचतंत्र में कहा गया है कि राजनीति में शांति शुरुआत के लिए तथा युद्ध अंत के लिए है। यानी कि जो पंचतंत्र है उसमें कहा गया है कि जो राजनीति में शांति शुरुआत के लिए तथा युद्ध अंत के लिए, मतलब अगर आपको अपने संबंध अच्छे रखने हैं तो आपको शांति से शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि भाई जो आपका नहीं हो पा रहा है, आपके जो आपके विचार नहीं मिल पा रहे हैं, तो युद्ध अंत में है। ऐसा नहीं कि शुरू में ही युद्ध करके आप किसी चीज़ को मतलब हथिया लो, या आपकी कोई ज़मीन है या कुछ भी है या कोई भी संबंध है, तो उसको आप पहले क्या है शांति से सुलझाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद युद्ध तो आपका आखिरी प्रयास होना चाहिए। दूसरी तरफ एक अति प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार प्रायश्चित, आत्मत्याग, अहिंसा आदि पाप से मुक्ति में सहायक होते हैं एवं मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। उपनिषद हमें अहिंसा के सिद्धांत का आधार प्रदान करता है। आत्मा विभाजित एवं अविभाज्य है। जैसे कि आपको पता है कि जो आत्मा है उसका विभाजन हम नहीं कर सकते, वह अविभाज्य है, और जिसे हम ईश्वर या सत्य कहते हैं वह विश्व उसकी अभिव्यक्ति है। मतलब जैसे कि आपको पता है कि दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करें दर्शन की, तो जैसे कि आपको पता है कि आत्मा अविभाजित है, अविभाज्य है, और मतलब हम एक ईश्वर को मान के चलते हैं, तो हम क्या मानते हैं कि जो एक पूरी प्रकृति है, पूरा विश्व है, वो किसकी अभिव्यक्ति है, वो
भगवान की या ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है तथा सभी जीव उसके अंश है। जैसे कि आपको पता है कि जितने भी जीव बनाए तो उसी के अंश हो गए वो, क्योंकि इस सत्य को अनुभव करने में ही पूर्णता है। अगर आप इस सत्य को अनुभव करते हैं कि जैसे कि पक्षी है वो भी हमारा मतलब भगवान का अंश है, या पशु है वो भी भगवान का अंश है, जल है वो भी भगवान का अंश है, पहाड़ है, तो हम उसकी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। क्योंकि हमारे अंदर क्या है कि धर्म का जो अंश है वो उसकी उससे रक्षा करने की बात करेगा, तो रक्षा करेंगे तो वो सभी चीज़ है वो ठीक रहेगी और हम क्या है अहिंसा के मार्ग पे चलेंगे। तो इसी तरह से हमें क्या होगा कि मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो जैसे कि पता है कि चूंकि इस सत्य को अनुभव करने की पूर्णता, जैसे बता दिया, किसी भी प्रकार की हिंसा इस सत्य का खंडन है। बौद्ध एवं जैन धर्मावलंबी अहिंसा के प्रबल समर्थक है। यद्यपि अहिंसा का सख्ती से पालन सिर्फ संतों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार यह मैकियावली की राजनीति को हतोत्साहित करता है तथा युद्ध का मोह भंग करता है। एक महायान सूत्र सवर्ण प्रभाव उच्चम सभी तरह के युद्धों को पाप कहकर इसकी बुराई करता है। तो जो महायान है उसके अंदर सूत्र जो है वो सवर्ण प्रभावस्तम है, उसमें युद्धों को पाप कहकर इसकी बुराई की जाती है। जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो उसने युद्ध को त्याग करने से कर अपनी विदेश नीति को अंतर्राज्य संबंधों में एक नया आयाम प्रदान किया। उसने अपने सभी पड़ोसी देशों एवं अन्य देशों से दोस्ताना एवं कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और उसने अपने समस्त शासनकाल में शांति एवं अनाक्रमण नीति का पालन किया। उसने जैसे ही युद्ध जीते, कलिंग का युद्ध था वो, जो उड़ीसा जो है अभी, वहाँ पे युद्ध किया। वहाँ पे बताते हैं कि लाखों में लोग मारे गए, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि हुई। तो उससे उस जो हमारे अशोक थे उनका हृदय था वो परिवर्तन हो गया और उसने युद्ध न करने और आक्रमण न करने की नीति का पालन किया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने पहले दक्षिण अफ्रीका तथा उसके बाद भारत में अहिंसा के विचार को क्रांतिकारी स्वरूप प्रदान किया और उसका सामाजिक राजनीतिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए औजार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने अहिंसा के अपने आदर्शों का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से भी प्रयोग करना चाहा। यह परमाणु युग में सुरक्षा का एकमात्र उपाय था। भारत के विश्व दृष्टिकोण में निरस्त्रीकरण का महत्व उसके अहिंसा के आदर्शों से उत्पन्न होता है। भारत ने विश्व दृष्टिकोण में हथियारवाद को 1962 के चीन के हमले के बाद बल मिला। नेहरू ने भी स्वीकार किया कि पहले हम गरीबी एवं निरक्षरता जैसी मानवीय त्रासदियों से लड़ने में तल्लीन थे, अतः हम रक्षा आवश्यकताओं को कम प्राथमिकता दे रहे थे। अतः चीन आक्रमण के बाद भारत का विश्व दृष्टिकोण उसकी विचारधारा के बंधनों के बावजूद यथार्थवादी, अधिक अव्यवहारिक, कम रहा। जैसे कि आपको पता है कि भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने कई चुनौतियां थी, जो कि नेहरू जी ने स्वीकार किया कि जो भारत है वो पहले गरीबी से जूझ रहा था, निरक्षरता से जूझ रहा था, शिक्षा के जो स्कूल थे वो कम थे, ऐसे मतलब काफ़ी चीज़ें थी, रोड नहीं थे। तो उन सब चीज़ों से पहले जो नेहरू जी थे वो मतलब कि उबना मतलब उनसे पार पाना चाहते थे। उसके बाद फिर वो जो रक्षा के जो कार्य हैं, रक्षा के जो सौदे हैं, वो सब चीज़ को मतलब करना चाहते थे। यानी कि उन्होंने पहले जो रक्षा की जो आवश्यकता थी उसको कम प्राथमिकता दी थी। 1962 के बाद, चीन युद्ध के बाद उन्होंने ऐसी बात को मतलब स्वीकारा था। फिर बात करते हैं साम्राज्यवादी परंपरा और स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों की अनुपस्थिति के बारे में। भारतीय परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है साम्राज्यवादी परंपरा का विरोध। इसमें सांस्कृतिक साम्राज्यवाद भी शामिल है। कौटिल्य या मन्नु या बोधायन जैसे कोई भी प्रमुख भारतीय चिंतक भारतीय साम्राज्य का विस्तार, उसकी भौगोलिक सीमा अर्थात भारत से बाहर फैलाने की बात नहीं करता है। यह सीमा समय समय पर परिवर्तित होती रही है। यह सीमा समय समय पर परिवर्तित होती रही है, लेकिन इसका अर्थ था हिमालय से लेकर दक्षिण सागर तथा पश्चिम सागर से लेकर पूर्वोत्तर तक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र या समुद्रगुप्त के शिलालेखों में कभी भी यह उल्लेख नहीं किया गया कि किसी भारतीय सम्राट ने देश की भौगोलिक सीमा के बाहर अपना साम्राज्य विस्तार किया हो। महाभारत में भी भारतीय साम्राज्य का उसकी भौगोलिक सीमा के बाहर विस्तार करने से मना किया गया है। चक्रवर्ती
का अर्थ है मतलब जैसे सर्वोच्च शासक जो न्याय प्रदान करता है और शांति व्यवस्था करता है, की धारणा देश की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सीमा तक ही सीमित थी। इस प्रकार बौद्ध साहित्य भी एक विश्व राज्य की बात करता है जो कि एक शासक द्वारा शासित होगा, लेकिन यह शासन भी बल द्वारा नहीं अपितु प्रेम द्वारा स्थापित होगा। महात्मा बुद्ध जो थे इसी प्रकार का चक्रवर्ती माना, भगवान बुद्ध को इसी प्रकार का चक्रवर्ती माना गया, जिसमें मतलब कि शांति की व्यवस्था करनी है और शासन भी करना है लेकिन शांति से। और इस तरह से जो हिंदू और बुद्धों के बीच युद्ध को नकारता है। हिंदू और बौद्ध दक्षिण पूर्व एशिया एवं श्रीलंका में व्यापारी एवं मिशनरी के तौर पर गए थे, न कि आक्रामक और विजेता बनकर गए थे। वे वहाँ की संपत्ति लूटने नहीं गए थे। इसके विपरीत जिन भारतीयों ने भी दक्षिण पूर्व एशिया में शासन किया, उन्होंने वहाँ की देसी परंपरा को पूर्णतः धारण किया। वे किसी भारतीय शक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होते थे, न ही वे उन पर निष्ठा रखते थे। कनिष्क द्वारा चीन पर आक्रमण तथा चोलों द्वारा इंडोनेशिया तथा श्रीलंका पर आक्रमण एवं शासन हिंदू और बौद्ध संस्कृति के प्रतिकूल है। ये घटनाएं विपथ गमन या असामान्य हैं। इनसे भारत की असाम्राज्यवादी परंपरा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। सत्य यह है कि चोल वंश किसी विदेशी संस्कृति का विरोध नहीं कर रहे थे, बल्कि उन वंशों पर आधिपत्य की कोशिश कर रहे थे जो उनकी स्वयं की संस्कृति थी। प्राचीन भारतीय इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा है जब राजाओं ने विजयी प्रदेशों को अपनी इच्छा अनुसार छोड़ दिया। उदाहरण स्वरूप कालिदास के रघुवंशम में उल्लेखित राजाओं ने न्याय संगत विजय प्राप्त की, किंतु जीते हुए प्रदेशों को छोड़ दिया। एक गुप्त वंश के विजेता बालीदित्य ने एक हूण मिहिरगुल को हराया, लेकिन अपनी मां की आज्ञा मानते हुए न सिर्फ मिहिरगुल को उसका राज्य लौटाया, बल्कि एक शाही राजकुमारी से उसका विवाह भी करवाया। कलन ने अपनी रचना राजतरंगिणी में ऐसे कई राजाओं का उल्लेख किया है। हिंदू राजाओं के अलावा अशोक ने बौद्ध विचारधारा के अनुसार हर प्रकार के युद्ध का परित्याग किया है। इसके बाद हम बात करते हैं कि सर्वोत्तम मुसलमान एवं मुगल शासकों का भी उद्देश्य था कि एक स्थायी भारतवर्ष की स्थापना तथा भारत से बाहरी दुनिया को अनदेखा करना। सम्राट अकबर ने सहिष्णुता, समझौतों तथा कूटनीति के द्वारा भारत का एकीकरण करना चाहा। मुसलमान शासकों का ध्यान भारत तक ही सीमित था। उनके लिए भारत ही समस्त विश्व था। उन्होंने या तो आपस में युद्ध किए या जब भी हिमालय के पार से या समुद्री मार्ग से आक्रमण हुआ तो उनके साथ युद्ध किया। उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत के जो इतिहास में कभी कभी साम्राज्यवाद का प्रयास नहीं किया गया, कभी भी मतलब साम्राज्यवाद का प्रयास नहीं किया गया। साम्राज्यवाद विरोधी परंपरा एवं भावना को ब्रिटिश राज के दौरान काफ़ी बल मिला, क्योंकि ब्रिटिश जो सरकार थी उन्होंने फूट डालो और राज करो वाली नीति का जो था मतलब उसको बढ़ावा दिया उन्होंने। अतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने इस आंदोलन को समस्त विश्व के साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के विरोध का एक हिस्सा माना। इस साम्राज्यवादी विरोधी परंपरा एवं संस्कृति के कारण ही भारत ने अपने आज़ादी के पश्चात गुटनिरपेक्ष आंदोलन एवं पंचशील के द्वारा उपनिवेश तथा आश्रित क्षेत्रों की स्वाधीनता के लिए, नस्लीय समानता के लिए प्रबलता से कार्य किया। भारत ने आश्रित देशों की स्वतंत्रता संग्राम में जो सहायता की है वह अब एक इतिहास बन चुका है। उदाहरण के तौर पर 1949 में नेहरू ने इंडोनेशिया की डच से आज़ादी के मसले पर दिल्ली में एक सम्मेलन आयोजित किया। भारत ने अल्जीरिया एवं ट्यूनीशिया को फ्रांस से आज़ादी और नामीबिया को दक्षिण अफ्रीका से आज़ादी के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ को समर्थन दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने न सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए बल्कि देश आज़ाद होने के बाद जो सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, नेहरू ने जो इंडोनेशिया को डच से आज़ादी दिलवाई, मतलब उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आयोजित किया और उसमें मतलब अपनी बातें रखी। फिर भारत ने अल्जीरिया और ट्यूनीशिया को फ्रांस से आज़ादी दिलवाई, मतलब आज़ादी दिलवाने के लिए अपने पक्ष रखे। इसी तरह से भारत द्वारा 1972 में पाकिस्तान से जीते गए क्षेत्र को उसे लौटाने तथा 1971 में भारत पाक युद्ध, जिसके कारण बांग्लादेश का एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उदय हुआ, भारतीय परंपरा के अनुसार ही था, जैसे कि हमें बताया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून का अभिगम। प्राचीन भारत में यह सिद्धांत प्रचलित था कि राजा का यह नैतिक कर्तव्य है कि वह अपनी राज्यसभा में दूसरे राज्य के दूत को सुरक्षा प्रदान करे। मतलब कि अगर आप एक राजा है और एक राजा बी है, तो जो बी का राजदूत है वो आपके यहाँ पर रहेगा और जो ए राजा है उसको संरक्षण प्रदान करेगा। ऐसा नहीं है कि अगर मान लो आपका उसके साथ युद्ध हुआ और आपने पहले राजदूत को ही मार दिया, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपने उसकी संरक्षण का जिम्मा उठाया है। तो
कोई भी अगर किसी दूत की हत्या करता है तो वह कर्तव्य के मार्ग से विमुक्त होता है और नारी की दंड का पात्र होता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इस दृष्टिकोण का समर्थन करता है। रामायण में लंका नरेश रावण ने जब राजनयिक प्रतीक्षा का पालन किया, जब उसने अपने भाई की सलाह पर श्री राम के दूत बनकर लंका में हनुमान को न्याय मारने का निर्णय लिया। जैसे कि आपने रामायण देखोगे तो रामायण में जब हनुमान जी लंका उजाड़ते हैं और जब उसको पकड़ करके ले जाया जाता है तो जो श्री हनुमान जी थे उसको न्याय मारने की सलाह विभीषण द्वारा दी जाती है कि जो दूत होते हैं उसको कभी भी नहीं मारना चाहिए, और जो रावण थे वो उसकी बात का पालन करते हैं। आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून भी विदेशी दूतों को कुछ उन्मुक्ति तथा विशेष अधिकार प्रदान करता है। हालांकि कुछ देशों ने इस पूर्ण स्थापित कानून का उल्लंघन किया है। जैसे पाकिस्तान में 1980 में अमेरिकी दूतावास को जला डाला गया था और ईरान ने अमेरिकी दूतावास के कर्मचारी को लंबे समय तक बंधक बनाया था। दूसरी तरफ भारत सरकार ने भी सभी प्रकार की राजनीतिक उन्मुक्तियों का पालन किया है। इसके बाद हम बात करते हैं भारत की नीति शरणार्थियों के प्रति उल्लेखनीय है। जैसे कि आपको पता है कि भारत की जो नीति शरणार्थियों के प्रति है वो काफ़ी उल्लेखनीय है। जब नेपाल नरेश ने नेपाली कांग्रेस के नेताओं पर अत्याचार करना शुरू किया तो उन्होंने भारत में शरण लेने की मतलब ठान ली और उन्हें शरण दी गई। भारत ने तिब्बत के दलाई लामा को आतिथ्य प्रदान किया। जैसे कि आपको पता है कि जो दलाई लामा थे बौद्ध धर्म के हैं और उन्होंने जब वो तिब्बत से बिलोंग करते हैं और उन्होंने जब शरण मांगी तो उसको भी शरण दी गई। भारत को इसकी सैन्य एवं राजनीतिक दोनों प्रकार से कीमत चुकानी पड़ी है। भारत ने 1971 में पूर्वी पाकिस्तान से आए लाखों शरणार्थियों का भार उठाया। उसमें से पूर्वी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश की बात हो रही है। 1971 में जब मतलब बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान का हिस्सा हुआ था उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो उससे जो लाखों शरणार्थी आए उनका भी भार भारत ने उठाया है। उनमें से काफ़ी लोग अपने देश पाकिस्तान से आए वापस लौटे ही नहीं और शरणार्थियों का इस देश में आना जारी रहा। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान युद्धबंदियों के साथ भारत ने सम्मानजनक व्यवहार किया। वे बिना किसी शर्त के पाकिस्तान वापस लौटा दिए गए। 1980 के दशक के मध्य में भारत ने तमिल शरणार्थियों की रक्षा का उत्तरदायित्व लिया। उसके बाद भारत की शरणार्थियों के प्रति जो नीति है वो महाभारत के उस कथन के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि भय, निसहाय तथा पराजय से शरण चाहने वाले एक शत्रु का अपने स्वयं के पुत्र की तरह ध्यान रखना चाहिए। हितोपदेश के अनुसार यदि कोई शत्रु हमारे घर पे आता है और उसका सत्कार करना चाहिए हमें। यदि सभी को वृक्ष के समान होना चाहिए। जिस प्रकार वृक्ष अपनी छाया देता है वो किसी को भी अपनी छाया से विमुख नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि वह कोई व्यक्ति आया है और उसे काटने आया है तो ऐसा नहीं है कि मैं वृक्ष उसको छाया नहीं देगा, उसको देगा भले ही वह उसको काट कर लेके चला जाए। इन्हीं आदर्शों के कारण पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को उसके बार बार आक्रमण करने के बावजूद हमेशा माफ़ किया। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध हारे तो मोहम्मद गौरी ने उनकी हत्या कर दी थी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मोहम्मद गौरी थे उन्होंने इस जो फिलॉसफी है, इसका जो आदर्श है उसका पृथ्वीराज चौहान ने पालन किया। उसने मोहम्मद गौरी को बार बार आक्रमण करने के बावजूद भी माफ़ किया। लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान युद्ध हारे तो मोहम्मद गौरी ने उसकी हत्या कर दी। नकारात्मक शर्तों द्वारा सकारात्मक विचारों की अभिव्यक्ति की बात करते हैं तो भारतीय इतिहास, परंपरा एवं संस्कृति ने ही स्वतंत्र भारत के विश्व दृष्टिकोण को ही प्रभावित नहीं किया बल्कि गुटनिरपेक्षता ने भी भारतीय विश्व दृष्टिकोण को भी प्रभावित किया है। जैसा कि केपी मिश्र ने लिखा है, भारत में दर्शन एवं सभ्यता की परंपरा यह दिखाती है कि भारतीयों को संज्ञा के साथ नकारात्मक का लगाव था। यदि भी भारतीयों ने उस सकारात्मक एवं स्वीकारात्मक विचारों को भी नकारात्मक शर्तों पर व्यक्त किया है जिनका सामाजिक उदय में काफ़ी महत्व है। जैसे अगर उदाहरण लें तो शांति को भारतीयों ने अहिंसा कहा, हार के स्थान पर पराजय शब्द का प्रयोग किया और इसी प्रकार हम या बहुत के स्थान पर अनेक और उद्यम के स्थान पर प्रमाद का और सहिष्णु के स्थान पर अवैर का प्रयोग किया। हमें बुद्ध एवं जैन साहित्यों में इस प्रकार के शब्दों एवं अभिव्यक्तियों का उल्लेख मिलता है। जैसे कि आपको पता है बुद्ध जी के जो साहित्य है उसमें हम के जिसमें मतलब हम या बहुत के स्थान पर अनेक का प्रयोग किया गया है, उद्यम के स्थान पर अप्रमाद का मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। कुर्मा ने सही कहा है कि दूसरे देशों के लिए नैतिक निर्देशों को नकारात्मक तरीके में दिखाना असंतोषजनक एवं शक्तिहीनता या मजबूरी का घोतक है। लेकिन भारतीयों के लिए जो कि नकारात्मक शब्द पर महत्व देते हैं या अनिश्चय का पालन करते हैं, व्यक्त करने के लिए नकारात्मक तरीके में एक
अधिक सकारात्मक एवं सशक्त अभिप्राय है। नकारात्मक तरीकों की पद्धति का प्रतिपादन इस बात की याद दिलाता है कि विश्व सभ्यता के लिए भारत की एक अति महत्वपूर्ण देन है शून्य की धारणा तथा गणित के प्रयोग में इसका सकारात्मक मान। अगर हम बड़े पैमाने पर देखें तो गुटनिरपेक्षता की विश्व वस्तु में भी भारतीय परंपरा की झलक दिखाई पड़ती है। गुटनिरपेक्ष शब्द यद्यपि नकारात्मक शब्द है, लेकिन इस उसका अर्थ अत्यंत सकारात्मक है। जैसे कि आपको पता है कि एक स्वतंत्र विश्व दृष्टिकोण का पालन, विश्व के लिए प्रयत्न करना, निरस्त्रीकरण, उपनिवेशवाद का विरोध एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का लोकतंत्रीकरण शामिल है। भारत में ब्रिटिश राज की बात करें तो भारत में ब्रिटिश राज ने भारत के विश्व दृष्टिकोण की उत्पत्ति में तीन प्रकार से काम किया। प्रथम, इसने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित किया। जैसे कि आपको पता है कि भारत में जब दमन चल रहा था, लोगों के ऊपर उत्पीड़न चल रहा था, तो उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन वो मजबूर हो गए, उन्हें राष्ट्रीय आंदोलन करने पड़े, जिनके कारण भारत ने समस्त विश्व में पराधीन लोगों की स्वतंत्रता को समर्थन दिया। जैसे कि बाकी कंट्रियों में भी जो लोग गुलाम थे, उनके अंदर भी एक मतलब जोश आया और उन्होंने भी जो स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। ब्रिटिश शासन के गुण और दोष दोनों ने ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में योगदान दिया है। जहाँ तक गुणों का संबंध है, संचार का जाल बिछाकर संचार की सुविधा प्रदान की, अंग्रेजी भाषा का परिचय, रेल का आरंभ करना, सामाजिक सुधार एवं सबसे ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि ब्रिटिशियर ने, जितने भी थे ब्रिटिशियर, उन्होंने सब कुछ अपने लिए किया, मतलब अपने फायदे के लिए। मान लो अगर रेल भी लेके आए तो रेल भी मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान पहुंचाने के लिए, यानी कि गाँव से सामान उठाया, शहरों से सामान उठाया और बंदरगाह तक पहुंचाया, फिर बंदरगाहों से उस सामान को जहाज में लोड करके कई दूसरी जगह पर, मतलब दूसरे देशों में, अपने कंट्री में पहुंचाया। तो इन सब चीज़ों का हमें भी फायदा मिला है। तो दूसरी तरफ उसकी नस्ल भेद की प्रथा, आर्थिक शोषण एवं भारतीयों को शासन से वंचित रखने और उस अमीर वर्ग में भी राष्ट्रीय चेतना की भावना भर दी, जो जब तक अंग्रेज का समर्थन करते थे। बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना जन आंदोलन का रूप लेने लगी। बंगाल के विभाजन 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था, उसका जो विरोध था वो व्यापक रूप लेने लगा तथा अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने जनमानस की नब्ज पहचान कर जनसंपर्क आंदोलन शुरू किए। इस प्रकार स्वाधीनता संघर्ष ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया, जो अंततः 1947 में जो हमें स्वतंत्रता थी वो प्राप्त हो गई। उसके बाद इन परिस्थितियों में स्वतंत्र भारत द्वारा समस्त विश्व के में पराधीन देशों के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन में समर्थन देना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। भारत के विश्व दृष्टिकोण की रूपरेखा के बारे में 7 सितंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हम लोग उपनिवेश एवं पराधीन देशों की जनता की स्वाधीनता के बारे में दिलचस्पी ले रहे हैं। दूसरा, अंग्रेजों की रंगभेद नीति के कारण भारतीयों ने जो अपमान और तिरस्कार सहन किया, उसने स्वतंत्र भारत के नेताओं को रंगभेद का सख्त विरोधी बना दिया। भारत के विश्व दृष्टिकोण के बारे में बोलते हैं कि 7 दिसंबर 1940 को, इसको आप पढ़ सकते हैं, है ना, मतलब एक रीडिंग ही लेना है इसको, और इतना कुछ है नहीं। फिर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के विश्व दृष्टिकोण पर विचार। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का विश्व दृष्टिकोण जब तक पूरा नहीं कहलाएगा, जब तक कि आज़ादी के दौरान कांग्रेस द्वारा समर्थित राष्ट्रवाद एवं अंतरराष्ट्रवाद के विचारों पर चर्चा न कर ली जाए। इसको आप पढ़ सकते हैं। 1921 में कांग्रेस में किस तरह से ये आंदोलन हुए थे।
उसके बाद हम बात करते हैं इसके सारांश की। सो भारत के विश्व दृष्टिकोण के विकास का मूल प्राचीन काल से ही दिखाई पड़ता है। जैसे अंतर्राज्य संबंधों में यथार्थवाद एवं आदर्शवाद दोनों पद्धतियों की उपस्थिति है। बुद्ध एवं गांधी द्वारा समर्थित आदर्शवाद नेहरू युग के भारत के विश्व दृष्टिकोण में प्रभावशाली रहा। जैसे कि हमने आपको ऊपर बताया कि कैसे मतलब नेहरू ने मतलब शांति की नीति को अपनाया, कैसे मतलब उसने जो पूंजीवाद है उसकी तरफ नहीं गया, कैसे वो सोवियत संघ से मतलब उस तरफ नहीं गया, उसने क्या कि बीच का रास्ता निकाला और वो पश्चिमी पूंजीवाद था उसकी तरफ भी मतलब पूरा नहीं गया। सो यह तर्क दिया जाता है कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता की नीति आदर्शवाद से प्रभावित थी। एक वैकल्पिक नीति यह हो सकती है कि भारत किसी महाशक्ति से गठबंधन कर लेता, परंतु इससे परिणाम यह होता कि शीत युद्ध भारत के द्वार पर आ जाता तथा भारत की स्वायत्तता एवं आर्थिक विकास को प्रभावित करता। क्योंकि उस समय कंडीशंस क्या थी कि भारत आज़ाद हुआ था, गरीबी बहुत ज़्यादा थी और इतने रोड नहीं थे, और तो सभी को पहले गरीबी से ऊपर लेके जाना था, सभी के लिए विकास कार्य करने थे, सामाजिक विकास करना था, लोगों को साक्षरता मतलब साक्षर करना था लोगों को। तो ये सब चुनौतियाँ मतलब उस समय नेहरू जी के सामने थी। और फिर ये इन सब चीज़ों से ऊपर उठने के लिए उन्होंने मतलब बीच का रास्ता निकाला, ताकि अगर कभी युद्ध होता है तो उनके पास तो खुद ही पहले इतना मतलब सोर्सेज नहीं थे कि वो युद्ध में किसी का साथ दे। और उन्होंने जैसे कि हमने ऊपर बताया कि उन्होंने अपनी मतलब की जो सैन्य क्षमता थी उसको भी नहीं बढ़ा पाया, क्योंकि प्राथमिकता क्या थी, उसने प्राथमिकता किसको दी कि पहले हम अपने देश के जो सोर्सेज है यानी कि गरीबी है उसको हटाएंगे, साक्षर करेंगे। उसके बाद उन्होंने सैन्य क्षमता की ओर मतलब रुख किया, सैन्य क्षमता को बढ़ाने की सोची, यानी कि 1962 के युद्ध के बाद। तो उसके बाद हम बात करते हैं जैसे कि आपको पता है कि यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि नेहरू की गुटनिरपेक्षता की अव्यावहारिकता ने भारत की सैन्य तैयारी की उपेक्षा की। परिणाम स्वरूप चीन से पराजय झेलनी पड़ी। जैसे कि आपको पता है कि 1962 की युद्ध में भारत से जो हमें चीन से जो हमें पराजय झेलनी पड़ी, उसे मतलब एक नेहरू सरकार के ऊपर एक तरह का मतलब ये कहा जाए तो एक अलग से टैग लगा दिया कि हमें जो हार मिली है वो नेहरू के कारण मिली है। लेकिन उस समय स्थिति ऐसी थी कि शायद अगर भारत को गरीबी से ऊपर नहीं ले जाया जाता या भारत के लिए नहीं सोचा जाता तो मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी ही थी, क्योंकि गरीबी से भी ऊपर उठना है हमें और देश को भी आगे लेके चलना है, सबसे मित्रता भी रखनी है, क्योंकि नया नया देश आज़ाद हुआ था। तो उस चीज़ों से मतलब जो भारत का विश्व दृष्टिकोण 1962 के बाद अधिक यथार्थवादी हो गया। जैसे कि भारत ने अपने मतलब सैन्य क्षमता पर देखना शुरू किया। उसके बाद इसके कुछ अभ्यास के क्वेश्चन है जिसको आप देख सकते हैं। जैसे कि भारत के परंपरागत मूल्यों के स्रोत क्या क्या है। जैसे स्रोत हमने आपको बता दिया परंपरागत मूल्यों के, उपनिषद है, महाभारत है, रामायण है। महाभारत में कैसे मतलब क्या बताया गया है, रामायण में क्या बताया गया है। फिर रामायण की कूटनीति आप बता सकते हो कि हनुमान जी ने मतलब ये सब चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। फिर प्राचीन भारत की आदर्शवादी और यथार्थवादी सोच की परंपरा का विश्लेषण कीजिए। जैसे कि भारत की जो आदर्शवादी है और यथार्थवादी सोच है, जो हमने आपको बता दिया कि आदर्शवादी सोच भारत की क्या है। उसके बाद कहा गया है कि दोनों दृष्टिकोणों को अपने विश्व दृष्टिकोण में सम्मिलित करने में सफल रही है। मतलब ये दोनों दृष्टिकोण को कैसे नेहरू अपने मतलब दृष्टिकोण में उन्होंने समाहित किया कि मतलब आदर्शवाद भी रहे और यथार्थवाद भी रहे। भारत की धर्मनिरपेक्षता और गुटनिरपेक्षता की नीति एक ही सिक्के के दो पहलू है और वह सहिष्णुता की परंपरा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि गुटनिरपेक्षता का सकारात्मक रोल हमने आपको बताया कि यह कैसे सकारात्मक है। धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमने आपको बताया कि धर्मनिरपेक्षता कैसे मतलब भारत के अंदर निहित है सहिष्णुता के उसमें, और वह सहिष्णुता की परंपरा है। मतलब ये दोनों ही जो गुटनिरपेक्षता और धर्मनिरपेक्षता है वो सहिष्णुता के एक सिक्के के दो पहलू है और यह परंपरा है। इसके बारे में टिप्पणी कीजिए। भारत के विश्व दृष्टिकोण के परंपरागत स्रोतों का विवेचन कीजिए। तो इसमें आप देखेंगे तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो जो इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एक 2 नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 3, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद इसी तरह से जो हमारी यूनिट 1 है वो ख़त्म होती है और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने आपको पढ़ा दिए। तो हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो रहेगा इकाई 2 यानी कि भारतीय विदेश नीति के अध्ययन के उपागम के ऊपर। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर ना। थैंक यू।